नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम साइंस फिक्शन लिटरेचर के एक ऐसे मॉन्यूमेंट के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां पूरे गैलेक्सी में ह्यूमंस फैले हुए हैं और उनका फ्यूचर किसी मैजिक या लक से नहीं बल्कि मैथमेटिक्स से प्रिडिक्ट किया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है आइजैक असिमोव का मास्टरपीस फाउंडेशन। ये बुक गोल्डन एज ऑफ साइंस फिक्शन का कॉर्नर स्टोन मानी जाती है। ओरिजिनली ये सीरीज 1942 से 1950 के बीच में एस्टाउंडिंग साइंस फिक्शन मैगजीन में शॉर्ट स्टोरीज की तरह पब्लिश हुई थी और बाद में 1951 में इसे एक नॉवल बनाया गया। इस वीडियो में हम फाउंडेशन के फर्स्ट बुक का एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन करेंगे फ्रॉम इट्स कंटेक्स्ट टू नरेटिव एंड थीम्स। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो चिंता मत कीजिए, आज हम इसके हर एक माइन्यूट डिटेल और हिडन लेयर को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मास्टरपीस का जन्म कैसे हुआ। इसका ओरिजिन ऑलमोस्ट उतना ही लेजेंडरी है जितनी कि ये किताब खुद भी। बात है 1941 की। आइजैक असिमोव सिर्फ 21 साल के थे और फिलाडेल्फिया नेवल यार्ड में काम कर रहे थे। एक दिन वो अपने एडिटर जॉन डब्ल्यू कैंपबेल से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उनके दिमाग में एक थॉट आया। वो एडवर्ड गिवन की फेमस हिस्ट्री बुक द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के बारे में सोच रहे थे। असीमोव ने सोचा, क्या हम रोमन एम्पायर के फॉल और उसके बाद आने वाले डार्क एजेस के कॉन्सेप्ट को एक गैलेक्टिक स्केल पर अप्लाई कर सकते हैं। जब वो कैंपबेल से मिले तो उन्होंने एक गैलेक्टिक एम्पायर एनविजन किया जो हजारों सालों से रूल कर रहा था लेकिन अब कोलैप्स होने वाला है। रोमन एम्पायर के गिरने के बाद सेंचुरीज तक स्टेग्नेशन और फेड्युअलिज्म आया था, लेकिन असीमोव चाहते थे कि इस फ्यूचर एम्पायर्स के पास एक गार्जियन हो, एक साइंटिफिक इंटरवेंशन जिसे उन्होंने नाम दिया फाउंडेशन। इसका मकसद था बारबेरिज्म का पीरियड जो कि 30,000 साल चलने वाला था उसे घटाकर सिर्फ 1000 ईयर्स कर देना। ये गोल्डन एज की एडिटोरियल रिलेशनशिप का रिजल्ट था। कैम्पबेल को सिर्फ एक्शन या गैजेट्स नहीं चाहिए थे, उन्हें सोशियोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी चाहिए थी। इसलिए फाउंडेशन कोई सिंपल स्पेस ओपरा नहीं है, ये एक फिक्शनल हिस्टोग्राफी है। इस पूरी स्टोरी का इंजन एक फिक्शनल साइंस है जिसे हम साइको हिस्ट्री कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है। जैसे आप एक गैस मॉलिक्यूल का मोशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पूरे गैस का बिहेवियर जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैसे ही साइको हिस्ट्री मानती है कि आप एक इंसान का फ्यूचर नहीं बता सकते, लेकिन अगर पॉपुलेशन क्विंटिलियंस यानी मिलियंस ऑफ बिलियंस में हो तो उनका कलेक्टिव बिहेवियर स्टैटिस्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। एक होता है स्टैटिस्टिकल मास, पॉपुलेशन क्विंटिलियंस में होनी चाहिए जैसा कि पहले भी बताया। द ब्लाइंडनेस ऑफ एक्सियम, लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि उनका एनालिसिस हो रहा है, वरना वो अपना बिहेवियर बदल लेंगे। इस कॉन्सेप्ट से असिमोव ने ग्रेट मैन थ्योरी को चैलेंज किया। यहाँ लीडर्स हिस्ट्री को चेंज नहीं करते, वो बस हिस्टोरिकल नेसेसिटी के इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं। अब हम बुक का एक्चुअल टेक्स्ट और नैरेटिव में डीप डाइव करेंगे। ये नॉवल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट में टाइम आगे बढ़ता रहता है। सबसे पहला पार्ट है द साइको हिस्टोरियंस। कहानी शुरू होती है ओएफई फाउंडेशन एरा में। हमारा प्रोटैगनिस्ट है गैल डॉर्निक, जो एक यंग मैथमेटिशियन है और सिनेक्स प्लैनेट से आया है। वो पहली बार गैल्सेटिक एम्पायर की कैपिटल ट्रेंटर पर लैंड करता है। असीमोव ने ट्रेंटर को बहुत स्केल के साथ दिखाया है। ये पूरा प्लेनेट मेटल से एनकेस्ड है, एक सिंगल सिटी जहां 40 बिलियन ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। गेल डॉर्निक को वहां एक क्लस्टरोफोबिक एटमॉस्फेयर फील होता है क्योंकि वहां स्काई दिखाई नहीं देता। वहां उसे मिलती है लेजेंडरी फिगर हैरी सेल्डन। सेल्डन को लोग रेवन सेल्डन कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ डिजास्टर प्रिडिक्ट करता है। सेल्डन उसे बताता है कि एम्पायर का गिरना मैथमेटिकली इनएविटेबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन इज 92.5%। वो समझाता है कि ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है, इनिशिएटिव खत्म हो रहा है और कास्ट सिस्टम फ्रीज हो गए हैं। जल्दी गेल डॉर्निक और हैरी सेल्डन को कमीशन ऑफ पब्लिक सेफ्टी अरेस्ट कर लेती है। इस कमीशन का हेड था लिंच शेन। ट्रायल के दौरान सेल्डन अपना डिफेंस रखता है। वो कहता है कि एम्पायर गिरेगा और 30,000 साल तक डार्के जाएगा, लेकिन अगर उसे एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका बनाने दी जाए जो ह्यूमन नॉलेज का रिपोजिटरी होगा, तो वो इस डार्क एज को 1000 साल तक रिड्यूस कर सकता है। लेन शेन, जो सेल्डन को मार्टेयर नहीं बनाना चाहता था, उसे और उसके 1 लाख फॉलोवर्स को एग्जाइल कर देता है। उन्हें भेजा जाता है टर्मिनस पर जो गैलेक्सी के एक्सट्रीम एज पर है।
बाद में सेल्डन रिवील करता है कि ये एग्जाइल एक्चुअली उसका प्लान था। उसने कमीशन को मैनिपुलेट किया ताकि फाउंडेशन वहीं स्टैब्लिश हो जहां उसे होना चाहिए, पेरीफेरी पर। अब आते हैं पार्ट 2 पर, एनसाइक्लोपीडिस्ट। कहानी अब 50 साल आगे बढ़ती है। टर्मिनस पर अब फाउंडेशन स्टैब्लिश हो चुका है। यहाँ के लीडर्स, जिन्हें एनसाइक्लोपीडिस्ट कहा जाता है, लुइस पिरेन के अंडर काम कर रहे हैं। इनका पूरा फोकस सिर्फ पुराना नॉलेज कैटलॉग करने पर है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पड़ोसी प्रीफेक्चर एनेक्रियन एम्पायर से अलग हो जाता है और खुद को किंग डिक्लेयर कर देता है। एनेक्रियन का एनवॉय एनेसेलम हॉट रॉड्रिक टर्मिनस पर आता है और मिलिट्री बेस बनाने की डिमांड करता है। टर्मिनस के पास ना रिसोर्सेज है ना वेपन्स। यहाँ एंटर करते हैं सेल्वर हार्डिन, जो टर्मिनस सिटी के पहले मेयर है। हार्डिन समझाते हैं कि एम्पायर अब उन्हें बचाने नहीं आएगा। वो लुइस पेरेन को रॉन्ग प्रूव करने के लिए एक इंपीरियल लॉर्ड डार्विन को इनवाइट करते हैं। हार्डिन सिमेंटिक एनालिसिस यूज करके प्रूव करते हैं कि लॉर्ड डार्विन ने 5 दिन बात की, लेकिन सब्सटेंस कुछ नहीं बोला। एम्पायर पैरालाइज हो चुका है। इस पार्ट का क्लाइमेक्स तब आता है जब टाइम वर्ल्ड खुलता है और हैरी सेल्डन की होलोग्राम रिकॉर्डिंग प्ले होती है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेल्डन उन्हें एनसाइक्लोपीडिया के लिए बधाई देगा, लेकिन सेल्डन रिवील करते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका एक फ्रॉड था। ये बस एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि साइंटिस्ट चुपचाप टर्मिनस पर काम करते रहें। असली मिशन है सर्वाइवल। हार्डन कूप करके पावर अपने हाथ में लेते हैं। उनका सोल्यूशन मिलिट्री नहीं, टेक्नोलॉजिकल है। वो एनेक्रियन के पड़ोसी किंगडम्स को न्यूक्लियर पावर ऑफर करते हैं, क्योंकि एनेक्रियन के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। बाकी किंगडम्स बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए टर्मिनस को प्रोटेक्ट करेंगे। ये था फर्स्ट सेल्डन क्राइसिस। पार्ट 3 पे आते हैं, द मेयर्स। अब हम 30 साल और आगे चलते हैं। 80 एफई में फाउंडेशन अब रीजनल पावर बन चुका है। सेल्वर हार्डन ने एक नया सिस्टम बनाया है, सेंटिसिज्म का। उन्होंने टेक्नोलॉजी को रिलीजन बना दिया। पड़ोसी किंगडम के टेक्नीशियंस को टर्मिनस पर प्रीस्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। वो मशीन्स चलाना जानते हैं, पर उनके अंदर की साइंस नहीं समझते। लेकिन एनेक्रियन का प्रिंस रेगेंट विनिस फाउंडेशन पर अटैक प्लान कर रहा है। उसने एक पुराना इंपीरियल बैटल क्रूजर ढूंढ निकाला और उसे रिपेयर करवा लिया है। हार्डिन एनेक्रियन जाते हैं, वहां विनिस उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और बताता है कि क्रूजर टर्मिनस को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। विनिस कहता है कि स्पिरिचुअल पावर फिजिकल फोर्स के सामने नहीं टिक सकती, लेकिन हार्डन का ट्रैप ट्रिगर होता है। एनेक्रियन के हाई प्रीस्ट पॉलीविरिसॉफ डिक्लेयर करते हैं कि फाउंडेशन पर अटैक ब्लास्फेमी यानी कि पाप है। वो प्लेनेटरी इनडायरेक्ट लगा देते हैं। पूरे एक्रियन की बिजली चली जाती है। फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं। स्पेस में भी शिप का प्रीस्ट इंजन्स बंद कर देता है। विनिस डिफीट फेस नहीं कर पाता और सुसाइड कर लेता है। इस तरीके से फाउंडेशन ने प्रूव किया कि मिलिट्री माइट से ज्यादा पावरफुल रिलीजियस कंट्रोल होता है, और ये रिलीजियस कंट्रोल भी साइंस के बेसिस पर बना था। पार्ट 4 था द ट्रेडर्स। कहानी अब आगे बढ़ती है अप्रॉक्स 135 फाउंडेशन ईयर्स में। अब सिचुएशन बदल रही है। रिलीजन का इफेक्ट खत्म हो रहा है। प्लैनेट जैसे एस्कॉन अब फाउंडेशन के प्रीस्ट को एंट्री नहीं देते। यहाँ हम मिलते हैं लिमार पॉनियट से, जो एक ट्रेडर है। एक फाउंडेशन एजेंट एस्कॉन पर पकड़ा गया है। पॉनियट्स उसे बचाने जाता है। वहां का ग्रैंड मास्टर फेनेटिक है, लेकिन उसका एडवाइजर फर्ल एम्बिशियस है। पॉनियट्स अपने शिप में एक ट्रांसम्यूटिंग मशीन बनाता है जो आयरन को गोल्ड में बदल सकती है। वो फर्ल को ये मशीन ऑफर करता है। गोल्ड के लालच में फर्ल मान भी जाता है। पॉनियट्स इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है और फर्ल को ब्लैकमेल करता है। रिजल्ट ये होता है कि एस्कॉन को फाउंडेशन के गुड्स, न्यूक्लियर गैजेट्स खरीदने पड़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं फाउंडेशन का फेज चेंज हो रहा है, रिलीजन से ट्रेड की तरफ। पार्ट 5 में द मर्चेंट प्रिंसेस। लास्ट पार्ट में हम मिलते हैं होबर मैलो से। फाउंडेशन अब एक नए थ्रेट को फेस कर रहा है, कॉरल। कॉरल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है जो शायद एम्पायर ने सप्लाई किए। होबर मैलो कॉलर जाता है। वहां वो रिलीजन बिल्कुल यूज नहीं करता, सिर्फ बिजनेस करता है। वो वहां के रूलर कोमोडोर को लग्जरी गुड्स भेजता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन आता है जिसे हम एटॉमिक एस्ट्रे मोमेंट कह सकते हैं। मालो देखता है कि गार्ड के पास एम्पायर के न्यूक्लियर ब्लास्ट गन है, लेकिन जब वो अपना शील्ड जनरेटर डेमो करता है तो कॉमोडोर के पास उसे चलाने के लिए पावर आउटलेट नहीं होता। मैलो समझ जाता है कि एम्पायर के पास वेपन्स है, लेकिन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। वापस आकर मैलो मेयर बनता है। जब कॉरल वॉर डिक्लेयर करता है, मैलो फाइट नहीं करता, वो बस ट्रेड रोक देता है।
कॉरल की इकोनॉमी ठप पड़ जाती है क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज और गैजेट्स फाउंडेशन की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट थे। विदाउट फायरिंग अ शॉट कॉरल सरेंडर कर देता है। ये कंफर्म करता है हैरी सेल्डन प्लान का तीसरा फेज, इकोनॉमिक कंट्रोल। अब मर्चेंट प्रिंसेस रूल कर रहे थे। दोस्तों, नरेटिव सुनने में थोड़ा सा सिंपल और येट कॉम्प्लिकेटिंग लग सकता है, लेकिन इसके थीम्स तो बहुत ही ज्यादा डीप है। आइए चलिए उन्हें एनालाइज करते हैं। द साइक्लिकल नेचर ऑफ सिविलाइजेशन इसमें हमको देखने को मिलती है। असिमोव ने हिस्ट्री को साइक्लिकल दिखाया है। सबसे पहले एम्पायर, रोम की तरह ब्यूरोक्रेटिक और स्टेगनेंट। फिर एनेक्रियन, डार्क एजेस, जहां नॉलेज खत्म हो गया है। फिर द मेयर्स, मिडिवियल चर्च एरा, जहां रिलीजन नॉलेज को प्रिजर्व करता है। फिर द ट्रेडर्स, एज ऑफ कॉमर्स, जहां ट्रेड रिलीजन को रिप्लेस कर देता है। सेकंड, हमको इसमें थीम देखने का मिलता है डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल का। ये बुक का सेंट्रल फिलोसफिकल टेंशन है। सेल्डन मैक्रो हिस्ट्री प्रिडिक्ट करता है, लेकिन सिल्वर हार्डन और हॉबर मेलो जैसे इंडिविजुअल्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं। असीमोव कहते हैं कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है, लेकिन हिस्टोरिकल फोर्सेस इंडिविजुअल को एक ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसे हम सेल्डन क्राइसिस कहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां सिर्फ एक ही लॉजिकल सोल्यूशन बचता है। तीसरा इसमें थीम है द इवोल्यूशन ऑफ पावर का। फाउंडेशन पावर के नेचर को एक्सप्लोर करती है। सबसे पहले नॉलेज पावर थी, एनसाइक्लोपीडिया। फिर रिलीजन पावर बना, यानी हार्डन के टाइम पे। और फाइनली इकोनॉमिक्स पावर बनी, मेलो के टाइम पर। असिमोव का कहना है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी फेथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजर होती है। द एब्सेंस ऑफ एलियंस इसमें हमको देखने को मिलता है। नोट करने वाली बात यह है कि गैलेक्सी में एलियंस नहीं है। ये एक डेलिबरेट चॉइस थी ताकि कंफ्लिक्ट ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन रहे। रोम एलियंस की वजह से नहीं गिरा था, इंटरनल डिके की वजह से गिरा था। असिमोव वही मिरर करना चाहते थे, एक बहुत ही बड़े स्केल पर। टू कंक्लूड, आइजैक असिमोव की फाउंडेशन सिर्फ फ्यूचर की कहानी नहीं, ये इंटेलेक्ट की जीत की कहानी है। जहां दूसरी स्टोरीज वॉर और वायलेंस पर फोकस करती है, फाउंडेशन सजेस्ट करता है कि वायलेंस इज द लास्ट रेफ्यूजी ऑफ इनकॉम्पिटेंट, यानी वायलेंस नाकारे लोगों का आखिरी सहारा होता है। हैरी सेल्डन का सपना था कि हम हिस्ट्री के लॉज को समझें ताकि हम फ्यूचर के कियोस को मैनेज कर सकें। चाहे वो सिल्वर हार्डन की पॉलिटिकल क्लेवरनेस हो या फिर होबर मैलो का इकोनॉमिक प्रेगमेटिज्म, फाउंडेशन बुक हमें सिखाता है कि दिमागी ताकत हमेशा शारीरिक ताकत से बड़ी होती है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।